ऐसा माना जाता है कि गोल्डफिश की मेमोरी 3 सेकंड्स की होती है, बट ये फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। मून नाइट के एपिसोड 1 का नाम है द गोल्डफिश प्रॉब्लम और एपिसोड की सारी इवेंट्स स्टीवन ग्रांट की मेमोरी और लाइफ को गोल्डफिश की लाइफ की तरह प्रेजेंट करती है, जहां उसके साथ कब क्या हो रहा है वो ना ही उसे समझ आता है और ना ही ऑडियंस को। फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स हैं जो आपने मोस्ट प्रोबेबली मिस कर दिए होंगे, बट उनको कैच करने के लिए मैं बैठा हूँ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है मून नाइट का एपिसोड 1 द गोल्डफिश प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है एक बैकग्राउंड सॉन्ग से जो बॉब डिलन का सॉन्ग एवरी ग्रेन ऑफ सैंड है और हमें दिखता है डॉक्टर आर्थर हैरो जो प्रे कर रहा है इजिप्शियन गॉडेस एमिट को। इस इजिप्शियन गॉडेस को ईटर ऑफ हार्ट्स भी कहा जाता है, जो कॉम्बिनेशन है 3 एनिमल्स हिप्पोपोटामस, लायन और क्रोकोडाइल का। आर्थर के हाथ पे एक तराजू का टैटू है जो शो में आगे चल के पता चलता है कि मैजिकल है, बट यहीं से हिंट दी गई है कि वो जिस गॉडेस एमिट का भक्त है वो डेड लोगों को जज करती है उनकी मौत के बाद, इसी तरह उनके अच्छे और बुरे कामों को तोल के। लेकिन आर्थर के शायद कुछ और ही प्लान्स हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। अब इस रूम से बाहर जाने से पहले आर्थर अपना ग्लास ब्रेक करता है और उसी कांच के टुकड़ों को अपने शूज में भर के उन्हें पहनता है। अब ये एक रेफरेंस है कॉमिक्स से। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर आर्थर हैरो एक साइंटिस्ट था जो एक फेशियल डिसफिगरमेंट की बीमारी से जूझ रहा था, बट साथ ही वो लोगों को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता था, जिससे उसने ऐसी ज़ॉम्बीज की आर्मी बना ली थी जिन्हें पेन फील नहीं होता था। तो शायद यहाँ भी वो इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस करता दिख रहा है। हो सकता है कि इस बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में कुछ और दिखाया जाए। और हाँ, एज सस्पेक्टेड डॉक्टर हैरो किसी गुरु की तरह अपना कल्ट चला रहा है जिसके काफी सारे भक्त हर जगह दिखते हैं। अब हमें दिखता है स्टीवन ग्रांट जो अपने बेड पे चेन से बंधा हुआ उठता है। अब इस चेन के अलावा और कई चीजें हैं जो वो खुद की मूवमेंट को रोकने और उसे ट्रैक करने के लिए यूज करता है, जिसमें फ्लोर पे बिछी सैंड उसके फुटप्रिंट्स के लिए है और डोर पे लगी टेप वो डोर ओपन हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए है। अब स्टीवन का ऐसा करने का रीजन है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज, जो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से है मार्क स्पेक्टर और जेक लॉकली। मार्क स्पेक्टर एक साइकोलॉजिकल बीमारी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसकी 3 पर्सनैलिटीज है, जिनमें से स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली उसके 2 काउंटर पार्ट्स हैं। मार्क एक्चुअल में एक रिटायर्ड यूएस मरीन और एक मर्सनरी है। कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक मल्टी मिलियनर था, वहीं यहाँ शो में उसे एक म्यूजियम का एम्प्लॉय दिखाया गया है और इवन शो भी उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टेड है। स्टीवन की पर्सनैलिटी का 3rd कैरेक्टर जेक लॉकली एक टैक्सी ड्राइवर फिलहाल मिसिंग है और हो सकता है कि शो में उसे शायद ही दिखाया जाए। जिस तरह से स्टीवन खुद को चेन से बांध के रखता है, ऐसा ही सिमिलर एजेंट कार्टर शो में डॉटी अंडरवुड को करते हुए दिखाया गया था, जब वो ब्लैक विडो जैसे ही एक प्रोग्राम लीवायथन की ट्रेनिंग के बाद करते हुए दिखी थी। स्टीवन के अपार्टमेंट में हमें उसकी एक पालतू फिश भी दिखती है, गस, जिसका सिर्फ एक फिन है। इसी फिश टैंक में कुछ और भी चीजें हैं, जिनमें एक पिरामिड और कुछ शिप्स भी दिखती है, जो कि मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। इसी रूम में एक सॉल्व्ड रूबिक्स क्यूब भी है, जिसके बारे में और डिटेल्स आगे डिस्कस करूंगा। स्टीवन अपनी माँ को कॉल करता है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। एपिसोड में आगे भी वो ऐसे करते हुए दिखता है, बट कहीं भी उसकी मदर की आवाज सुनाई नहीं गई और उसे दिखाया भी नहीं गया, जो हिंट देता है कि शायद उसकी मदर एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये भी उसके ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी ने उसे कंफ्यूज रखने के लिए किया है। म्यूजियम तक की ट्रैवलिंग में स्टीवन बस ऑलमोस्ट मिस कर देता है, रास्ते में दूसरे पैसेंजर पे सिर रख के सोने की कोशिश करता है और जॉब पे लेट पहुंचता है, जो अगेन हिंट देता है उसकी पर्सनैलिटीज की वजह से उसका रात को ना सो पाने की सफरिंग की तरफ। जब स्टीवन अपने जॉब के लिए म्यूजियम पहुंचता है तो वो स्कूल की एक बच्ची को इजिप्शियन लोगों के उस बिलीफ के बारे में बताता है, जिसमें वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में इजिप्शियन गॉड्स उनकी जजमेंट करते हैं। लड़की के ये कहने पर कि क्या उसे बुरा नहीं लगा जब वो उस टेस्ट में फेल हो गया। स्टीवन उससे कहता है कि वो तो अभी तक जिंदा है। अब अगेन ये हिंट है मार्क स्पेक्टर की डेथ और उसके रेजरेक्शन एज मून नाइट की तरफ। कॉमिक्स के हिसाब से जब मार्क स्पेक्टर एक मिशन पे एक टेररिस्ट बुशमैन को पकड़ने इजिप्ट गया था, वहीं पर बुशमैन एक आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलन की टीम पर अटैक करता है, जिसने कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट खोद निकाले होते हैं। यही मार्क स्पेक्टर इंजर्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। कुछ लोग मरते हुए मार्क को इजिप्शियन मून गॉड खोंशू के मकबरे के पास छोड़ देते हैं और यहीं पर मरता हुआ मार्क खोंशू के साथ अपनी लाइफ की डील कर लेता है, यानी कि मार्क की लाइफ अब खोंशू को बिलोंग करती है और वो खोंशू के लिए काम करता है, जिसके अगेंस्ट में उसे मिलती है सुपर पावर्स जो उसे सुपरनैचुरल एबिलिटीज देती हैं, जैसे कि मम्मीज को कंट्रोल करना और अपनी पर्सनैलिटीज को अपनी विल से चेंज कर पाना। म्यूजियम में स्टीवन काम करता
जाता है नेशनल आर्ट गैलरी में, जहाँ उसकी बॉस है डोना, जो उससे खिजी रहती है और उसके नाम का मजाक भी उड़ाती है। मार्वल कॉमिक्स में डोना क्राफ्ट मार्क स्पेक्टर की पब्लिसिस्ट थी, जो काम करती थी स्टीवन की कंपनी स्पेक्टर कॉर्प में, जो उसने सिर्फ इस वजह से बनाई थी ताकि वो मून नाइट के अपने मिशंस को फंड कर सके। यहीं पर स्टीवन की एक और कोवर्कर उसे याद दिलाती है उनकी डेट के बारे में, जो एक स्टीक हाउस में है। अब स्टीवन को ना ही उनकी डेट की बात याद है और ना ही वो स्टीक खाता है, यानी कि वो वेजिटेरियन है। स्टीवन को लेट पहुंचने की वजह से इन्वेंट्री काउंटिंग पे लगाया जाता है, जहां वो डोना को म्यूजियम के पोस्टर्स की गलती बताता है, जिनमें सिर्फ 7 इजिप्शियन गॉड्स प्रिंटेड है और 2 मिसिंग है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में टोटल 9 गॉड्स हैं, जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं, जो इजिप्ट की हीलियोपोलिस सिटी में पॉपुलर थे। मार्वल कॉमिक्स में भी इन 9 गॉड्स का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जो अर्थ पे भेजा था एक सेलेस्टियल हीलियोपोलिस ने। और इन इजिप्शियन गॉड्स का कॉन्टेक्ट सेलेस्टियल्स के अलावा ओडिन और वकांडा के लोगों से भी हो चुका है, जो इस कैरेक्टर मून नाइट को बाकी एमसीयू के कैरेक्टर्स से टाई करने में हेल्प करेगा। यहीं पर हमें 3 प्लशी टॉयज दिखते हैं, जिनमें एक हिप्पोपोटामस, एक स्कैरेब्स और एक क्रोकोडाइल टॉय है। स्कैरेब्स बीटल की एक प्रजाति है जो इजिप्ट में बहुत पॉपुलर थी। हिप्पो गॉडेस टावरेट और क्रोकोडाइल गॉडेस अमिट को रिप्रेजेंट करता है। स्टीवन जब म्यूजियम से बाहर जाता है तो कैमरा एंगल एक पोस्ट कार्ड रैक को दिखाता है। इसी तरह का पोस्ट कार्ड हमने स्टार्टिंग में स्टीवन के हाथ में देखा था, जो उसकी माँ का भेजा हुआ था। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये पोस्ट कार्ड भी उसकी एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी मार्क की बदौलत है, जो स्टीवन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो खुद ही भेज रहा है, और वो भी उसी के म्यूजियम से खरीद के। स्टीवन का फ्रेंड दिखाया गया है एक ह्यूमन स्टैचू, यानी कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर जो स्टैचू की तरह रियलिस्टिक मेकअप करके एक्ट करता है। ये कैरेक्टर तब भी अपनी एक्टिंग कायम रखता है जब स्टीवन उसे अपनी लाइफ में चल रही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। शो के क्रेडिट्स में इस कैरेक्टर का नाम क्रॉली दिखाया गया है। मार्वल कॉमिक्स में बर्ट्रैंड क्रॉली एक होमलेस आदमी था जो मून नाइट के लिए इन्फॉर्मेंट का काम करता था, जो यहाँ शो में भी आगे चल के कुछ ऐसा ही करता हुआ दिख सकता है। स्टीवन अपने रूम में वापस पहुंच के सोने की जगह जागते रहने की तैयारी करता है, जिसमें वो खुद को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके, एक ऐप स्टेइंग अलाइव यूज करके और इजिप्शियन गॉड्स के बारे में बुक्स पढ़ के जागते रहने की कोशिश करता है। यहीं पर एक बुक में एक टाइटल दिखता है, द एनीड। एनीड उन 9 इजिप्शियन गॉड्स के ग्रुप को कहा जाता है, जिनको पहले भी मैंने मेंशन किया है। बट स्टीवन अपनी जागते रहने की कोशिश में फेल हो जाता है, और जब वो उठता है तो उसका जबड़ा डिसलोकेट हो चुका होता है, जो वो बड़ी मुश्किल से फिक्स करता है। और वो खुद को एक फील्ड में एक कैसल के पास पाता है, और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे फिर से सो जाने और अपनी बॉडी मार्क को सरेंडर करने के लिए कहती है। ये आवाज है इजिप्शियन मून गॉड खोंशू की, जिसने मार्क को अपनी पावर्स दी है। यानी कि बॉडी एक होते हुए भी स्टीवन उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता, और सिर्फ मार्क की पर्सनैलिटी मून नाइट की पावर्स यूज कर सकती है। स्टीवन अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे अपनी पॉकेट में एक गोल्डन स्कैरब मिलता है। स्कैरब्स बीटल्स की एक स्पीशीज होती है जिन्हें एंशिएंट इजिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये वही बीटल्स है जिन्हें आपने मम्मी मूवीज में देखा होगा। बाय द वे, गोल्डन स्कैरब एक पॉपुलर गेम एल्डन रिंग्स का भी पार्ट है। यही हमें फर्स्ट टाइम खोंशू भी दिखता है, जिसे स्टीवन अपने पीछे खड़ा फील करता है, बट जब वो मुड़ता है तो उसे दिखती है एक कैसल। शायद यहीं से कूदने की वजह से उसे चोट लगी थी। ये कैसल जर्मनी की एल्ट्स कैसल है। इसी तरह की कैसल हमें व्हाट इफ के एपिसोड 1 में भी दिखी थी, जो हाइड्रा का बेस था। हाइड्रा ऑफ कोर्स अब एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसी की तरह की कोई और यूनिट का पार्ट हो सकता है आर्थर, जो आने वाले एपिसोड्स में शायद दिखाया जाए। स्टीवन यहाँ से भाग के एक विलेज में पहुंचता है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं आर्थर हैरो के सामने। आर्थर उन लोगों को बताता है कि उसका गोल है अर्थ पे हेवन क्रिएट करने का, जिसके लिए उन सभी को गॉड एमिट की जजमेंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आर्थर उसी भीड़ से एक आदमी के हाथ अपने हाथों में लेता है और उसके हाथ पे बना तराजू का टैटू मूव करने लगता है, और वो उस आदमी को वर्दी कह के जाने देता है। बट एक बूढ़ी औरत इसी टेस्ट में फेल हो जाती है, और आर्थर के ये कहने पे कि गॉड एमिट ने अपना डिसीजन ले लिया है, वो इंस्टेंटली मर जाती है। तभी एक गनमैन आके आर्थर को कैसल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि वो कैसल आर्थर का ही बेस है, जिसमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने आर्थर को देखा था। आर्थर स्टीवन को भीड़ में देख लेता है और उसे मर्सनरी यानी कि मार्क स्पेक्टर समझता है। वो स्टीवन से गोल्डन स्कैरब वापस मांगता है, जो स्टीवन खुशी खुशी देने जाता है, बट उसकी बॉडी और दूसरी पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। जब आर्थर के आदमी स्टीवन को पकड़ लेते हैं तो फिर से वो सडनली ब्लैंक आउट हो जाता है
और जब उसे होश आता है तो वो सभी आदमी नीचे गिरे हुए और स्टीवन के हाथ खून से भरे होते हैं। स्टीवन वहीं से एक आइसक्रीम ट्रक चुरा के भागता है और जब एक आदमी ट्रक में घुस के उस पर अटैक करता है तो दोबारा वो ब्लैंक आउट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ में गन होती है और बहुत सारे गुंडे मर चुके होते हैं। इसी बीच खोंशू की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो मार्क को वार्न करता है कि अगर स्टीवन ने वो गोल्डन स्कैरब खो दिया तो खोंशू उन दोनों को मार देगा। अब स्टीवन ट्रक चलाते चलाते थर्ड टाइम ब्लैंक आउट होता है और फिर खुद को ट्रक उल्टा चलाते हुए पाता है। जब वो ट्रक रोक के आखिर मरने वाला होता है तो फिर एक बार सडनली ब्लैंक आउट होके वो जब जागता है तो खुद को अपने रूम के बेड पे पाता है। खुद को चेंड देखकर उसे लगता है कि वो सब एक सपना था। वो जब ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो गस को देख के रियलाइज करता है कि उसके 2 फिन्स हैं। वो गस को लेके उस पेट शॉप पे जाता है जहाँ शॉप की ओनर उसे कहती है कि वो कल भी उसके स्टोर पे आया था, जो स्टीवन को बिल्कुल भी याद नहीं है। यहीं पर पेट स्टोर ओनर नीमो फिश को मेंशन करती है। फाइंडिंग नीमो में नीमो का एक फिन दूसरे से छोटा था। साथ ही स्टीवन गस को एक ब्लेंडर में डाल के यहाँ लाता है। अम्ब्रेला अकेडमी शो में एक कैरेक्टर एजे कारमाइकल एक फिश है जो ऐसे ही जार में दिखता है। जेरेमी स्लेटर जो अम्ब्रेला अकेडमी के राइटर है, मून नाइट शो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। स्टीवन को अपनी डेट के बारे में याद आता है और वो वापस घर जाके रेडी होने लगता है। यहाँ पर वो 3 मिरर्स में खुद को देखता है जो उसके 3 पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीन्स में मिरर्स और फ्लोर पे पड़े पानी से उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। स्टीवन उस स्टीक हाउस पहुंच के अपनी डेट को कॉल करता है जो फ्राइडे की जगह संडे को उसका कॉल सुन के उसे दोबारा ना मिलने की बात करती है। यानी कि लास्ट 2 दिन कहाँ गए वो स्टीवन को बिल्कुल याद ही नहीं है। वो फिर अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ वो फ्लोर पे कुछ स्क्रैचेस नोटिस करता है और टेबल मूव करके वो अपनी वॉल के गैप से एक की और एक फोन निकालता है। फोन चेक करने पे उससे लाइला के बहुत सारे मिस्ड कॉल दिखते हैं। इन्हीं में से एक मिस्ड कॉल ड्यूचैम्प का भी दिखता है। कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर का बेस्ट फ्रेंड जीन पॉल ड्यूचैम्प था जो इजिप्ट में उस टाइम मौजूद था जहां मार्क इंजर्ड हुआ था। तो हो सकता है कि सीरीज में आगे हमें ड्यूचैम्प भी देखने मिले। तभी लाइला का फिर से कॉल आता है जो उठाते ही वो उसे मार्क कह के बुलाती है जो स्टीवन को कंफ्यूज कर देता है। लाइला कहती है कि वो कई महीनों से उसे कांटेक्ट करने को ट्राई कर रही थी। जब स्टीवन उसे पहचान नहीं पाता तो वो गुस्से से फोन कट कर देती है। तब स्टीवन को मार्क की आवाज सुनने लगती है जो उसे कहता है कि उसे हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर अचानक भूकंप जैसा फील करने पे वो अपने रूम से भाग के लिफ्ट से नीचे जाने को ट्राई करता है बट लिफ्ट 2nd फ्लोर पे आके रुक जाती है और दूर हॉलवे में उसे खोंशू दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। स्टीवन पैनिक होकर डर जाता है बट खोंशू की जगह एक ओल्ड लेडी लिफ्ट में घुसती है। लेडी के 5th फ्लोर पे उतरने के बाद जब स्टीवन रियलाइज करता है कि खोंशू उसके ठीक पीछे खड़ा है वो फिर ब्लैंक आउट हो जाता है और खुद को फिर एक बस में पाता है। उसे अब खोंशू रोड पे भी दिखने लगता है। वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतरता है और रियलाइज करता है कि आर्थर भी उसी बस में था। उसे रियलाइज होता है कि आर्थर उसका पीछा कर रहा है। वो म्यूजियम में घुस के सिक्योरिटी को वार्न करने की कोशिश करता है बट कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। फाइनली आर्थर भी वहां पहुंच जाता है और जब वो स्टीवन से मिलता है तो वो एक कॉलम पे बने आर्ट वर्क को दिखा के उसे गॉड एमिट के बारे में बताता है। वो स्टीवन को ये भी बताता है कि वो एमिट के लिए काम करता है उसके अवतार के रूप में, जिसपे स्टीवन अवतार मूवी के ब्लू पीपल की बात करता है और एनिमे सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर का भी रेफरेंस देता है। जब स्टीवन बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है तो रियलाइज करता है कि वो भी उसी का भक्त है। आर्थर स्टीवन के हाथ पकड़ के उसे जज करने को ट्राई करता है और तराजू वाला टैटू हिलने लगता है, जिसके बाद आर्थर स्टीवन को कहता है कि उसके अंदर केओस है और उसे जाने देता है। रात होते ही हमें म्यूजियम के बाहर आसमान में मून दिखता है जो मून नाइट और खोंशू का सिंबल है। म्यूजियम में स्टीवन इन्वेंट्री चेक कर रहा होता है जब लाइट जाती है और उसे एक कुत्ते के रोने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक अलग सेक्शन में पहुंच जाता है जहां एक इजिप्शियन जैकल उसके पीछे पड़ जाता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड अनुबिस का सर जैकल का था जिसे गॉड ऑफ द डेड माना जाता था। स्टीवन वहां से भागकर बाथरूम में छुप जाता है जहां मिरर्स के थ्रू मार्क उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्टीवन को अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क को देना होगा वरना वो मारा जाएगा। और वॉल पे इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स ग्लो होने लगती हैं। इन्हीं में से एक शेप खोंशू की भी है। जैकल के बाथरूम में घुसने से पहले ही मार्क मून नाइट बन जाता है और जैकल को मार देता है और मून नाइट के फर्स्ट लुक के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। फर्स्ट एपिसोड ने स्टीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग भी बनाए रखा और कंफ्यूजिंग भी, लेकिन इतनी सारी इवेंट्स और एक्शन के बीच हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की गई हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है 2 चीजें। पहली कि विलन के रूप में आर्थर हैरो काम कर रहा है गॉड ऑफ डेथ एमेट के लिए उसके अवतार के रूप में, यानी कि जहां एमेट लोगों के मरने के बाद उनको जज करता था वहीं हैरो जिंदा लोगों को ही जज करने लगा हुआ है।
और दूसरी चीज है मार्क स्पेक्टर, जो मून गॉड खोंशू के लिए एज अवतार काम कर रहा है, और मून नाइट एज अ सुपर हीरो यही है। लेकिन सारा ट्विस्ट लेके आती है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी, जो कि फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही है, स्टीवन ग्रांट। बट यही कैरेक्टर इस सीरियस सीरीज को एक ऑकवर्ड और फन एलिमेंट प्रोवाइड करता है। मून नाइट के आने वाले सारे एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैं इसी तरह से ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स के साथ करूंगा, और अगर आपको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।